वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपके मेडिवल हिस्ट्री का 7th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अरब टर्किश इन्वेजन की और उसके बाद मामलुक डायनेस्टी को हमने देखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे खिलजी डायनेस्टी को। खिलजीज जो हमने लास्ट लेक्चर फिनिश किया था वहाँ आपने देखा होगा कि किस तरीके से कैकुबाद के बेटे को जो कि 3 साल का था उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ख़त्म किया और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत की। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये 6 साल तक इन्होंने रूल किया 1290 टू 1296 और इन्हें क्लेमेंसी जलालुद्दीन भी कहा जाता है। ऑल्दो वो किसी को मार के और इस तरीके से, और ये एक्चुअली उस वक्त का निज़ाम यही था कि एक को मारना है और दूसरे से ऑक्यूपाई करना है। और but he was more, he was more into that he wanted to follow peace. He wanted to rule without violence और इसकी वजह से वो थोड़ा सा एक उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल था वो नहीं रहा। हुआ क्या उनके दौर में कारा में मलिक छज्जू जो वहाँ का वो कहना चाहिए अपॉइंटेड गवर्नर कह लो या जो भी इंचार्ज था, उसने क्या किया, उसने रिवोल्ट कर दिया एंड ही सप्रेस दैट। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, अब यहाँ से मूवी पद्मावत शुरू होगी। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसको गवर्नर ऑफ कारा बनाया और अलाउद्दीन वाज as you must have seen in the movie that he was his son-in-law as well as nephew. इसी दौर में क्या हुआ, सुनाम तक जो है 1292 में जलालुद्दीन डिफीटेड द मंगोल्स आल्सो। तो मंगोल इन्वेजन को भी इन्होंने सप्रेस किया, लेकिन जलालुद्दीन की जो पीस पॉलिसी थी उससे हर कोई खुश नहीं था और जो नोबल्स थे और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनमें एक बड़ा अनरेस्ट सा था जलालुद्दीन खिलजी की इन पॉलिसीज को लेकर। और इसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा और फादर इन लॉ बोथ उसका कत्ल किया और खुद जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान बन गया 1296 से 1316 तक। सो अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेजन्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अलाउद्दीन खिलजी इन डिटेल। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो इन्वेजन नॉर्थ में था उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल्स थे। एक था उलूग खान और दूसरा था नुसरत खान। नुसरत खान ने गुजरात कॉन्कर किया था, उसने रणथंबोर कैप्चर किया और हमीर देवा जो रणथंबोर का रूलर था उसका मर्डर किया, ही वाज किल्ड। ही कैप्चर्ड मालवा, चित्तौड़, धार, मांडू, उज्जैन, मारवाड़, चंदेरी एंड जालोर। तो नॉर्थ में ऑलमोस्ट होल राजस्थान, ऑलमोस्ट द होल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ये उसने ऑक्यूपाई किया, कॉन्कर किया। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ ऑफ इंडिया। तो ये मैंने आपको हमेशा से बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम सदर्न जो रियासतें थी वहाँ पे भी पहली बार अगर किसी ने अटैक किया तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। सो ही मलिक काफूर जो है साउथ कॉन्कर करने में, देखो नॉर्थ कॉन्कर करने में उलूग खान और नुसरत खान का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए सदर्न अटैक्स को लीड करने में मलिक काफूर का बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल रोल था। ही वाज अ वेरी एबल मिलिट्री जनरल मलिक काफूर। प्रतापरुद्र टू ऑफ वारंगल, रामचंद्र देवा एंड यादव किंग ऑफ देवगिरी, वीर बल्लाल थ्री, द हौसल्या किंग, इन सबको हराया। रामेश्वरम में मस्जिद बनाई एंड द किंगडम ऑफ साउथ एक्नॉलेज द पावर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड पेड हिज मॉनेटरी ट्रिब्यूट्स। तो अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने पैटर्नाइज किया, उन्होंने उसके एक्नॉलेज किया उसकी पावर को। किसने? किंगडम ऑफ द साउथ ने। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि खिलजी डायनेस्टी ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो खिलजी डायनेस्टी है यहाँ तक आया, दिस इज एंड इवन दे हैव कॉन्कर्ड दिस। तो तुगलक जब आएंगे तो ये और ज्यादा एक्सटेंड इसका बढ़ेगा। सो मंगोल इन्वेजन इनके टाइम भी हुआ और एक दो बार नहीं पूरे 12 बार हुआ एंड ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड ईच एंड एवरी मंगोल इन्वेजन। नाउ दिस इज व्हाई जब हमने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के बाद किसी रूलर को महान कहा गया तो वो बलबन था। तो अलाउद्दीन खिलजी क्यों महान था?
हिस्ट्री और आप उसको जिस ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, मुगल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप अलाउद्दीन खिलजी से वो क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर किसी ने मंगोलों को, मतलब मंगोल्स का, मैं आपको अगर ये एक, आप ऐसे समझिए कि लिटरली वो जिस शहर या जिस गांव से गुजरते थे वहां पे कोई जिंदा नहीं बचता था। दे डोंट लीव इवन इन एन एनिमल अलाइव, वो सबको जला देते थे। तो ये मंगोल्स इतने खतरनाक, मतलब मंगोल्स ने टर्की तक को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं मंगोल कितने खतरनाक अटैकर्स थे, कितने खतरनाक वॉरियर्स थे। और उन मंगोल्स के आगे 12 बार डिफेंड करना इज नॉट, आप ये क्रेडिट, वरना हिंदुस्तान पे टर्किश नहीं मंगोल रूल हो रहा होता अगर अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे डिफेंड नहीं करता। पॉलिसीज क्या थी? he followed the divine right theory of kingship का मतलब कि वो फैमिली वाला जो एक हायरार्की वाली चीज है वो चलेगी। he introduced 4 ordinances and prevent repeated revolts. He impounded pious grants and free grants of land, तो ये सब उन्होंने impound किया। he restructured the spice system को फिर से वो किया। he banned social parties and wine, ये इन्होंने एक चीज बैन की। ही इंट्रोड्यूस्ड अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। सो आर्मी के नेचर को, आर्मी के ऊपर बहुत, अभी हम आगे देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री कहना चाहिए कि रिफॉर्म्स जो थे। ही स्टार्टेड सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, डिस्क्रिप्टिव रूस्टर। ये जो सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस था इसे दाग कहा जाता था। दाग कहा जाता था। दाग क्या था कि हर घोड़े के ऊपर वो गरम वो करके वो हॉट सील लगाई जाती थी, उसे दाग दिया जाता था जिससे वो घोड़े का डिमार्केशन होता था, वो घोड़े को एक आइडेंटिटी दी जाती थी, तो ये ब्रांडिंग की जाती थी। तो ये जो सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस वाज नोन एज दाग। डिस्क्रिप्टिव रूस्टर ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी टू इनोवेट करप्शन, क्योंकि देखो नोबेलिटी में अब तक, अभी तक आप देखोगे स्लेव डायनेस्टी में या मामलुक डायनेस्टी में इतना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड जो है वो एक मिलिट्री सिस्टम नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी आया और जब उसने साउथ तक को ऑक्यूपाई किया, तो साउथ तक को कॉन्कर किया और वहाँ के लोगों ने उसे पैट्रनेज और उसे जो भी मॉनेटरी कहना चाहिए प्रेजेंट्स देना शुरू किए। देन ही रियलाइज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्मी। तो उसने अपनी आर्मी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। उसके बाद ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ आर्मी पे काम किया, आगे आप देखोगे कि उसके रेवेन्यू रिफॉर्म्स बहुत अच्छे थे। सो आगे बढ़ते हैं, मिलिट्री रिफॉर्म्स की पहले हम बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी मेंटेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी टू सेफगार्ड हिज एम्पायर। तो उसको ये पता था कि मंगोल्स बार बार अटैक कर रहे हैं, दूसरे जो कहना चाहिए टर्किश जो दूसरे कबीले थे वो भी अटैक करने की, सेंट्रल एशिया से भी अटैक आ रहा था, मंगोलों का भी अटैक आ रहा था। ऑन दी अदर हैंड जो साउथ में और जो राजपुताना में जो उसने कॉन्कर किया वो भी था। तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स थे अगर आप कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। तो उन दोनों को जो है संभालने के लिए, उन दोनों को डिफेंड करने के लिए ही नीडेड अ, एंड ही एक्चुअली मेंटेन्ड अ वेरी स्ट्रांग एंड ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी। ये हमने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस दाग की बात पहले भी पढ़ ली। ही अबॉलिश्ड द जागीर सिस्टम एंड पेड द सैलरीज इन कैश। तो इससे पहले जो जागीरें थी या जो इक्तादारी थी वो क्या था, इक्तादारी थी या जागीर दे दी जाती थी, उसका कुछ हिस्सा वो खुद रखते थे और कुछ हिस्सा जो है वो शाही खजाने में जमा कर देते थे। तो अलाउद्दीन ने इस सिस्टम को खत्म किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हर सोल्जर को 234% एक साल का जो है वो फिक्स पे मिलेगा, और अगर वो 2 घोड़े मेंटेन करता है तो 78% जो है वो एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती थी सिपाही को। तो इससे एक चीज ये हुई कि जो अननेसेसरी करप्शन था, करप्ट प्रैक्टिसेस थी, फॉल्स जो बना रखे थे इक्तदारों ने और जो जागीरदारों ने, जो फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन और जिसकी वजह से वो लूट रहे थे, करप्शन कर रहे थे शाही खजाने के साथ, वो खत्म हुआ। और आरज ममालिक और अर्ज ममालिक वाज द इंचार्ज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो ये अर्ज ममालिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जागीर सिस्टम को अबॉलिश किया, सैलरी किसमें देने लगा, कैश में देने लगा। और ये दाग मतलब अ सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस
जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू रिफॉर्म्स। अब ऐसा नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ जो है वो पद्मावत मूवी में वो पगलाए रहे, नहीं, ही वाज एन एबल रूलर। आप एक थोड़ा सा फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आई मस्ट डिसएग्री with the depiction of the character of Alauddin Khilji in the movie, because he was not like that, or even the Malik Kafur was shown in a very different way. He was one of the most dangerous military general ever. No, अगर आप कहोगे कि उलूग खान, नासिर खान और मलिक काफूर में ज़्यादा खतरनाक कौन था, तो मलिक काफूर ज़्यादा खतरनाक था। सो लैंड रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें, तो सबसे पहले ही इंट्रोड्यूस्ड अ साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड फॉर द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसने बोला भाई साहब ये ऐसे नहीं चलेगा कि इतनी जागीर दे दी और इतना रेवेन्यू दे दो, नहीं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, और उसका जो भी आपका लैंड का मेजरमेंट होगा उसी बेसिस पे आपका रेवेन्यू तय होगा। सरदार, जागीरदार और उलेमा, प्रीस्टली क्लास जो था, जो बहुत पैसे कमाने के चक्कर में था, तो आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे आप पे हम उतना ज़्यादा टैक्सेशन लगाएंगे। तो अगर मैं इसको मॉडर्न इकोनॉमिक टर्म्स में कहूँ तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड उस दौर में, मतलब हम बात कर रहे हैं 13th सेंचुरी की, जजिया वॉज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, they had to pay it along with other taxes like pilgrim tax and octroi। तो जजिया जो टैक्स था, इसके बारे में आप ऐसे समझिए कि जजिया को अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर ये टैक्स लगता था। तो सर मुस्लिम्स के ऊपर क्यों नहीं लगता था? मुस्लिम्स के ऊपर इसलिए नहीं लगता था क्योंकि मुस्लिम जो है वो ज़कात देते थे। तो ज़कात का पैसा जो है, ज़कात इज लाइक एनुअल, आज भी देते हैं हम। सो ज़कात इज लाइक योर एनुअल टैक्स ऑन योर एसेट्स एंड सेविंग्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें। और उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक और चीज़ की कि ये जो ब्राइबरी और करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करो, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा, उनकी जो कहना चाहिए रेवेन्यू है, या जो उनकी जो सॉरी जो करप्शन है या जो ब्राइब या रिश्वत वो ले रहे थे, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा सैलरी सरकार की तरफ से मिलने लगेगी तो करप्शन क्यों होगा। The post of a special officer called Mustakhraj was created to collect land revenue from peasants। और जो peasants थे उनसे land revenue collect करने के लिए, तो ये अगर कहीं एग्जाम में आ जाए मुस्तखराज, तो परेशान मत होना, ये अलाउद्दीन खिलजी के लैंड रिफॉर्म्स और या जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स है उससे रिलेटेड है। ये कौन है? ये एक स्पेशल ऑफिसर है। ये क्या करता था? ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। किससे कलेक्ट करता था? पीजेंट से कलेक्ट करता था। He took steps to safeguard the peasants from demands of corrupt revenue officials by imposing strict punishments even for petty offenses। और सरकारी कर्मचारी ने उस वक्त के सरकारी कर्मचारी ने अगर जरा सी भी छोटी भी गलती की तो उसकी सजा बहुत बड़ी रखी। The whole sole purpose was of all his revenue reforms is that जो सरकारी खजाने का, जो शाही खजाने का हक है वो उसे मिलता रहे, और जो पीजेंट्स हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। भले ही इसके लिए उसने पहले क्या किया, रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी बढ़ाई, स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किया और उनसे कहा कि देखो तुम ईमानदारी से काम करते रहो, वरना तुम्हें अगर छींक भी आई तो मैं फांसी चढ़ा दूंगा। This was his attitude, especially towards the revenue officers, जो करप्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स थे वो। तो ये रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे। आई होप थोड़ा सा आपका परसेप्शन बदला होगा अलाउद्दीन खिलजी के उसमें। आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग सिस्टम। उन्होंने एक ऑफिसर सेट किया जिसका नाम था दीवान रियासत, एंड इन द ऑफिस शाहनाए मंडी टू स्टैंडर्डाइज द मार्केट। अब एक दीवान रियासत, एक ऑफिसर अपॉइंट हुआ और उस ऑफिस का जो हेड था जैसे शाहनाए मंडी, शाहना मीन्स द मेजर मंडी, और उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए मार्केट में वेट्स को स्टैंडर्डाइज करना, मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करना। The merchant should have to register themselves in the office, that is Shahanai Mandi, before selling their goods at the fixed rate। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मार्केट रेट को फिक्स किया और मर्चेंट से कहा कि देखो ऐसा ऑफिस में आके जो रजिस्टर कराएगा सिर्फ वही शाहनाए मंडी में अपना सामान फिक्स्ड रेट में बेच सकेगा, जो कि ऑलरेडी तय है। क्यों? क्योंकि मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, वेट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, और उनसे कहा गया कि अब आप इसी पे, अब आज आप देखोगे हर शहर में, हर जिले में
एक कृषि उपज मंडी होती है, और उस कृषि उपज मंडी में किसान आता है, रजिस्टर करता है, वहां पे मिडिलमैन रजिस्टर होता है, सरकार ने एमएसपी तय कर दी फिक्स रेट, और उसी के अकॉर्डिंग ही सेल परचेज का ट्रांजैक्शन होता है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, मार्केटिंग सिस्टम आप कह लीजिए, आप रेवेन्यू रिफॉर्म्स कह लीजिए, आप मिलिट्री रिफॉर्म्स कह लीजिए, वो जो है ये कहीं ना कहीं ये इवॉल्व होना शुरू होगा। अब ये आज हमारा जो मॉडर्न डे सिस्टम है, चाहे मिलिट्री का हो, मार्केटिंग का हो, रेवेन्यू का हो, दूसरी कोर्ट्स के जो आप टर्मिनोलॉजीज कही, अगर इफ समवन इज अ लॉयर और प्रैक्टिसिंग लॉयर, लॉ में तो एज सच आपको पढ़ाने में तो नहीं आता, लेकिन जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सी ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगे जो फारसी के हैं या उर्दू के हैं, और वो उसी वक्त से, ये इसी दौर में भी मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी और ये दिल्ली सल्तनत और मुगलों के दौर से ही वही टर्मिनोलॉजी कोर्ट की चली आ रही है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उर्दू और पर्शियन का इस्तेमाल है कोर्ट की लैंग्वेज में। तो उसकी वजह यही है कि मुगल्स के बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने इंग्लिश और उर्दू या फारसी को ज़्यादा डोमिनेट किया, और ये आज भी कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट्स में, हमारे दूसरे जो सिस्टम्स हैं वहाँ उस दौर के सिस्टम रिफ्लेक्ट होते हैं। अब ये आपको यही तो कनेक्ट करना है कि अगर आपसे कहा जाए, मान लो इकोनॉमिक मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे आपको कोई ऐसे, या आपको फार्मर्स कंडीशन पे या मार्केटिंग पे कुछ भी एनी टॉपिक, तो आपको अगर ये पता है हाउ टू, देखो हिस्ट्री पढ़ने का पर्पस ये है कि हाउ यू कैन कनेक्ट इट टू द प्रेजेंट, हाउ यू कैन रिलेट इट टू द प्रेजेंट। इफ यू ना सी, शहनाई मंडी एक ऑफिस था, ये एक फैक्ट है, लेकिन उस शहनाई मंडी का आप सिस्टम समझिए। उसका सिस्टम कहता है कि मर्चेंट जो है उसको पहले आकर रजिस्टर करना पड़ेगा। आज भी देखिए हर हर आपको जब जीएसटी होता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है अगर आप मर्चेंट हैं। अगर हम एमएसपी की भी बात ना करें, हम एमआरपी की बात करें, तो एमआरपी क्या है? फिक्स है, एक फिक्स रेट पे काम चल रहा है, मतलब फिक्स्ड उस पे काम हो रहा है, टैक्स रेट फिक्स है, तो जो रजिस्टर है सिर्फ वही सेल करेगा, सेलर भी रजिस्टर होता है। सो ये जो एक सिस्टम है, ये कैसे आज का सिस्टम इवॉल्व हुआ अलाउद्दीन खिलजी के दौर से, तो ये समझना जरूरी है। चाहे आप रेवेन्यू रिफॉर्म ले लो, देखो करप्ट प्रैक्टिसेस को करने के लिए हमेशा क्या होता है, जैसे आप पे कमीशन की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, अब 8th पे कमीशन, इस तरीके की बातें चलती हैं। क्यों? उनका ये कहना है, हमेशा से ये रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जितनी ज्यादा सैलरी होगी, करप्शन उतना कम होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? यही तो किया है। सी, he increased the salary of the revenue officials to check the bribery and corruption. Why, this IAS and bureaucrats को इतनी luxurious life क्यों, इतना कुछ सरकार खर्चा उठा रही है, टेलीफोन से लेके माली तक का? उसकी वजह यह है कि भैया इनका ध्यान जो है ना इन चीजों में ना जाए, इनको इस तरफ से आराम दे दिया जाए कि इनको घर की फिक्र ना हो, बच्चों की फिक्र ना हो कि कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, so that why after becoming a bureaucrat you're getting all this, so that your whole concentration should be on your duty. See, here also same thing, and this is where the real purpose of studying history comes in, so that you can relate, you can connect your present with your history. So I hope this point is clear to you. Moving on, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, उसके बाद आते हैं नसीरुद्दीन खुसरो शाह आता है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर नहीं पाए, और अलाउद्दीन खिलजी जब 1316 में इनका इंतकाल हो जाता है, ये मर जाते हैं, he died. Successors of Alauddin Khilji were weak rulers. Eventually in 1320, governor of Punjab गाजी मलिक conquered Delhi, और इस गाजी मलिक ने, देखो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खैकुबाद के साथ किया था, वो गाजी मलिक ने तुगलक खिलजी के साथ किया। तो गवर्नर ऑफ पंजाब कौन था उस वक्त? गाजी मलिक। उसने एक ग्रुप ऑफ नोबल्स के साथ दिल्ली पे कब्जा किया, और दिल्ली पे कब्जा करने के बाद उसने टाइटल क्या लिया? गियासुद्दीन तुगलक। और ये गियासुद्दीन तुगलक जो है, ये पहला रूलर बना किसका? तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक रूल का, और यहां से शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी की। सो ये था अबाउट द खिलजीज के बारे में। आपको एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान रखना है,
अलाउद्दीन खिलजी के जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो याद रखने हैं, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो याद रखने हैं, मंगोल्स का जो इन्वेजन था वो ध्यान रखना है। और जो बार बार अब शायद आपको समझ में थोड़ा सा आया होगा कि जब मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था, लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि 3 अगर ग्रेट रूलर्स आप गिनोगे दिल्ली सल्तनत के, तो इट इज इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी एंड देन बलबन. So Alauddin Khilji is not Ranveer Singh, which was what that no, that some kind of insane character that was depicted. No, he was an able general, he was an able ruler, he was an efficient ruler. और उनके इसी चीज़ों को आप देख सकते हो कहाँ, जो रेवेन्यू और मिलिट्री और मार्केट रिफॉर्म्स उन्होंने किए. So this was about Khilji dynasty. I hope you are doing well, you are studying well, and just keep working hard. आप बोलोगे सर व्हाट इज द की टू सक्सेस, देयर इज ओनली वन की टू सक्सेस टू यूपीएससी एंड दैट इज रिवीजन. रिपीटेड रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना रॉक सॉलिड तुम्हारा कंसेप्ट, तुम्हारे फैक्ट्स हो जाएंगे और उतना इजी जो है एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा. सो दिस वर्ड्स, आई विल एंड दिस लेक्चर. हैव अ ग्रेट टाइम, have a hard work, and keep yourself motivated. I'll see you in the next lecture. Till then, have a great time. Thank you so much.